चांद को नापने के लिए चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर चलकर पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ रोमांच की वजह बना हुआ है, बल्कि ऐसी ऐसी रहस्यमय जानकारियों से पर्दा उठा रहा है कि जिसे इतिहास विज्ञान की दुनिया में संजीवनी मानेगा। लेकिन अब चांद के बाद भारत ने सौरमंडल के राजा सूर्य तक कुछ दूरी नापने की तैयारी की है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 पर टिकी हुई है। इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया और इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन के बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी जारी है। मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसरो चीफ ने आगे कहा कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के अवलोकन के लिए इसरो का पहला डेडिकेटेड अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। लॉन्च के लिए तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं। लॉन्च के लिए रिहर्सल भी पूरी हो चुकी है। आदित्य L1 को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा और इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि SOI से बाहर जाएगा और फिर शुरू होगा क्रूज फेज। ये थोड़ा लंबा चलेगा। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा जहां पर L1 पॉइंट होता है और ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है और इस यात्रा में इसे तकरीबन 127 दिन लगने वाले हैं जो गणना की गई है और इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहली कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है और इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहां उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी टकराती है या यूं कहें कि जहां पर धरती की ग्रेविटी खत्म होती है वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होने लगता है और इसी पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहा जाता है और भारत का आदित्य लैरेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर तैनात होगा और दोनों की जो ग्रेविटी है उसकी जो सीमा है वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह नहीं सकती, वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी और इससे स्पेसक्राफ्ट का जो ईंधन कम इस्तेमाल होता है वो ज्यादा दिन काम करता है। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी हमने आपको बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती से सूरज कितनी दूर है और हम धरती से सूरज की जो दूरी मापने का हमने जो मिशन लिया है उसमें हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। सूरज से ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है, हम सभी जानते हैं, और इसकी उम्र तकरीबन 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव ही नहीं, इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। सूरज की ग्रेविटी से ही सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो कब का सुदूर ग्रह गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। ये सभी आप कल्पना कीजिए फिर क्या हाल होता। सूरज का केंद्र यानी कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ नजर आता है। सतह से थोड़ा सा ऊपर यानी कि इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि उसकी बदौलत सौरमंडल के जो बाकी ग्रह हैं
उन ग्रहों की समझ को बढ़ाया जा सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का जो बहाव आता है, और इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होता है, और यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME होता है, और इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका लगातार बनी रहती है। और इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना बहुत जरूरी है, और ये मौसम सूरज की वजह से बनता भी है और बिगड़ता भी है। इसरो के सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के पास सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स हैं, और सातों पेलोड्स में PAPA भी शामिल है, और सातों पेलोड्स मिलकर सूरज की क्या स्टडी करेंगे, किस तरह से सूरज के राज खोलेंगे, क्या सूरज की गर्मी से जलकर खत्म हो जाएंगे। तमाम सवाल आपके मन में भी लगातार उठ रहे होंगे कि आखिर भाई सूरज तो इतना गर्म है कि हम धूप में खड़े नहीं रह सकते, और वहां तक पहुंचने की तैयारी है। इस पूरी यात्रा को सिलसिलेवार आपको समझना बहुत जरूरी है। VELC यानी कि विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा, और इसे स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और इस पेलोड में लगा हुआ कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। कल्पना करिए, इतनी नजदीक से जाकर कोई पहली बार इस तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलेरिमेट्री भी इसकी की जाएगी। साथ ही PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी इन हवाओं में है इसका पता लगाया जाएगा इसके माध्यम से। साथ ही चार्ज कणों यानी कि आयंस के वजन का भी पता इसमें चलेगा। SUIT यानी कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये एक अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप है, और ये सूरज की जो अल्ट्रा वायलेटेड वेवलेंथ की तस्वीरें आपको खींचकर आप तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग भी इसमें शामिल है। SOLEXS यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी भी इसमें की जाएगी। साथ ही सूरज से निकलने वाली जो सौर लहरें होती हैं उनका भी अध्ययन इसमें शामिल है। इसके बाद HEL10S यानी कि जो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये एक तरीके का एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और ये हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी कि सौर लहरों से निकलने वाली जो हाई एनर्जी एक्सरे हैं उनका अध्ययन इसके माध्यम से होगा। ASPEX यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा, इसमें 2 सब पेलोड्स हैं, और इसका पहला SWIS यानी कि सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। ये सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी कि STEPS सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, ये सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले जो आयंस हैं उनकी स्टडी करेगा। MAG यानी कि एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ये सूरज के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, और साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी है वो इसके माध्यम से होगी। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स को 2 सेट इसमें लगाए गए हैं। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकलते हुए इसमें रखे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को आप लाइव कैसे देख सकते हैं। तो इस मिशन की लॉन्चिंग लाइव देखने के लिए इसरो ने रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है, और इसके बारे में
जानकारी देते हुए इसरो ने ट्वीट भी किया था कि 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से ये विंडो खुल जाएगी और जो भी व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट से होनी है। हमने आपको बताया आदित्य L1 मिशन को लेकर इसरो को उम्मीद है कि सूर्य के तापमान, जो पैराबैंगनी किरणों के धरती तक पहुंचने की प्रक्रिया है, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सके। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 150 मिलियन लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, विभिन्न तरंग बैंडों में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, जो उन परतों का निरीक्षण करने के लिए जो 7 पेलोड हैं उनको ले जाया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूरी तरीके से स्वदेशी प्रयास है, हिंदुस्तान का प्रयास है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड के विकास में भी अहम रोल निभाया, जबकि मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को पुणे की स्थित जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स वहां से तैयार किया गया है। इसके अलावा आदित्य L1 यूवी पेलोड का उपयोग करके जो कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर पर और एक्सरे पेलोड का इस्तेमाल करके फ्लेयर्स पर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नोमीटर पेलोड चार्ज पार्टिकल और L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई ने इस लॉन्चिंग को लेकर कहा है कि ये स्पेस क्राफ्ट तैयार है, लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी है। नीलेश बताते हैं कि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा और जब ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है और ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है, क्योंकि सूरज तो बहुत दूर है। ये 1% की हमारी ये चाल है जो हम चलने वाले हैं। आपको बताते चलें कि भारत के चंद्रयान 3 ने हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया और इसके बाद लोग आदित्य L1 को सूर्ययान भी बुला रहे हैं। आदित्य L1 ने भारत का पहला सोलर मिशन है ये, और भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है। लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं और इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है और सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था और नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया और इसका मकसद था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना, और इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की परतों की जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना है उनकी गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में भी पता लगाने की कोशिश होगी। इसके अलावा सूर्य के से जो कण गतिशीलता है उनका अध्ययन भी इसके अंदर शामिल है, उनकी स्टडी भी इसमें की जाएगी। इस मिशन में सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा, उसकी गर्माहट का। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन C2 उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे, यानी चांद के बाद अब सूरज पर चमत्कार की शुरुआत हो रही है। तो अब आंखों में आंखें डालकर करेंगे सूर्य नमस्कार।